सो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस, लेसन नंबर 2 है हमारा ये। और चैप्टर नंबर चल रहा है 2, काइनेमेटिक्स। कल के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। कम्यूट का मतलब ये होता है कि दो नंबर्स इस तरीके से ऐड हो रहे हों कि उनका जो है वो हम्म, अ, उनको आगे पीछे करने से कोई फर्क ना पड़ रहा हो। लाइक 2+3 का आंसर और 3+2 का आंसर सेम होता है। तो क्या वेक्टर भी इस तरीके से ऐड करने से आंसर सेम मिलेगा या नहीं? तो जी बिल्कुल मिलता है। तो इसकी मिसाल ये है कि अगर आपके पास ये एक एक्सिस है, ये हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा आपको इसका रिव्यू दे देता हूँ। एक्स माइनस एक्स है, वाई है और माइनस वाई है। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, ठीक है, और ये एक वेक्टर है बी। इस बी को मैं यहाँ ऐसे बना सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ए को मैं ऐसे बना सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पैरेललोग्राम एक बन गई है। सो अगर मैं ऊपर से जाऊं, बी प्लस ए करूं, यहाँ से इनको ऐड करूं, तो तब भी मेरे पास, अगर मैं टेल से इसका हेड मिला दूं तो आर आएगा। अगर मैं नीचे से इनको ऐड करूं, ए प्लस बी कर दूं, तो फिर भी आर ही आएगा। यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 1 में, ये आप नीचे से ऐड कर रहे हो ए प्लस बी, फिर भी रिजल्टेंट आ रहा है। बी प्लस ए कर रहे हो, फिर भी रिजल्टेंट ही आ रहा है। तो दोनों इक्वेशन सेम है। लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो ऑर्डर के चेंज करने से कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, वेक्टर एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज कंफ्यूज कर रही है, अगर ये डायग्राम अगर मैंने थोड़ा सा जल्दी पढ़ा दिया, तो आप मेरा पिछला लेक्चर की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर पढ़िए, लेक्चर नंबर 1 के नाम से, वहां से देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है, बेटा, वो कहलाती है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास तीन वेक्टर्स होंगे। वेक्टर्स का वेक्टर को जमा करने के लिए मिनिमम दो वेक्टर चाहिए और मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है। सो तीन वेक्टर अगर हम लेते हैं, दिस इज वेक्टर ए, ओ से ए तक को मैं कह देता हूँ ये वेक्टर ए है। बी से ए से बी तक को मैं वेक्टर बी कह देता हूँ। और बी से सी तक को मैं वेक्टर सी कह देता हूँ। ठीक है। सो अगर मैं तीनों को जमा करूं, या अगर आप ये येलो वाली लाइन को छोड़ दें, तो तीनों को जमा करो, तो ये इनका रिजल्टेंट आ रहा है आर। सही है। तो ये तो अगर आप येलो लाइन को छोड़ दें तो आपके पास रिजल्टेंट आर आ जाएगा। लाइक आप इस तरीके से ए को मिलाओ, उसके बाद फिर आप बी को मिलाओ, उसके बाद आप सी को ऐसे रखो। तीन वेक्टर हैं, तीनों को आपस में इस फर्स्ट की टेल से और इसके हेड से हेड मिला के ये मैंने रिजल्टेंट आर बना दूं, तो ये तो सिंपली है ए प्लस बी प्लस सी। तीन नंबर है, 2+3+4 इज इक्वल टू 4 और 3 7 और 8, 9 आंसर आ गया। बट बट अगर मैं ए और बी को ऐड करूं, ए प्लस बी को करूं, लाइक जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो ए प्लस बी को ऐड करूं, तो मेरे पास कोई रिजल्टेंट मैं कहता हूँ R1 आ गया। फिर उस येलो वाले में मैं सी ऐड करूं, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले मैं, जैसे मैं इसको 2+3+4 डायरेक्ट 9 लिख दिया ना, तो अगर मैं 2+3 करूं, इनको जमा करूं, फिर 4 करूं, तो अब भी आंसर क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो 5+3+2 5, 5+4, आंसर फिर भी 9 ही आ रहा है। ठीक है। तो ये तो सिंपली है, अगर मैं 2 3 4 को जमा करूँ 9 आता है। बट अगर मैं 2 और 3 को जमा करूँ 5 आए, 5 में फिर 4 जमा करूँ, ये कहलाता है एसोसिएटिव। अभी हम चलते हैं इसका। ठीक है। तो अगर ए प्लस बी हो, लाइक अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी हो, फिर उसमें सी ऐड प्लस सी कर दो, तो आपके पास देखो ये आर आ रहा है। इस आर का मतलब क्या है कि पहले आप ए और बी को ऐड करो, ए और बी को ऐड करो, तो कोई R1 बन जाए। मैंने वहां लिखा नहीं है, बट आप देख सकते हो बेसिकली ये जो है ना, ये R1 है। इसमें फिर सी ऐड कर दो, तो आपके पास रिजल्टेंट ही आएगा, यस, स्काई ब्लू कलर वाला। और अगर आप ए को रहने दो, ठीक है, ए को मैं अलग, मैं बी और सी को ऐड करूं, बी और सी को अगर मैं ऐड करूं, बी और सी को ऐड करूं, तो ए को मैंने अलग कर दिया, बी और सी को ऐड करूं मैं इस तरीके से, इसको आप कह दो R2 कह दो, कुछ भी कह दो, तो फिर भी रिजल्टेंट आर ही आएगा। रिजल्टेंट आपके पास आर ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है। ठीक है।
तो इसका मतलब दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम है। ए प्लस बी को ऐड करके फिर इसमें सी ऐड करो, या ए को अलग करके बी बी और सी को ऐड करो, तो आपके पास आंसर सेम आएगा। इसकी मिसाल यूं है कि आपके पास तीन नंबर है, 2 है, 4 है एंड 5 है। तो अगर आप 2 + 4 करो, 2 + 4 करो, उसमें 5 ऐड करो, या आप 2 को रहने दो, 2 + 4 + 5 करो, तो बेटा आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो 2 + 4 6 है, 6 + 5, इस साइड देखो 2 + 5 और 4 9, 5 और 6 कितने होते हैं? 11। 9 और 2 भी कितने होते हैं? 11। इससे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। तो वेक्टर इसको भी फॉलो करता है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। सो आपको मैं एंड पे ये डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, ये कैपिटल आर है। तो ये जो आपको येलो नजर आ रहा है, ये बेसिकली ए प्लस बी है। ए प्लस बी करो, उसमें सी ऐड करो, या ये जो ऑरेंज दिखाई दे रही है बी प्लस सी है, ए बी प्लस सी करो, तो आंसर आपके पास सेम आएगा। कोई प्रॉब्लम? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एसोसिएटिव लॉ ये सिंपल है। इसमें किसी को भी प्रॉब्लम बेटा पूछ सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तैयबा एंड ईशा, आपको भी क्लियर है बेटा? चलिए, वेल डन। अब जरा आगे बढ़ते हैं, हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताऊंगा कि वेक्टर्स की टाइप्स कितनी तरह की होती हैं। तो नंबर फर्स्ट टाइप है आपके पास फ्री वेक्टर। वो जो मैंने ए और बी को उठा के आगे पीछे बना दिया था ना, तो वेक्टर्स, फ्री फ्री वेक्टर्स क्या मुराद है? अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, ये सेल्फ है बेसिकली, इटसेल्फ एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज नोन एज फ्री वेक्टर। ठीक है, जो उसके उसको आप उसके पैरेलल में कहीं भी ड्रॉ कर सको, वो कहलाता है फ्री वेक्टर। लाइक मैं कहता हूँ ये कोई वेक्टर ए है, तो मैं इसी के, अगर मैं देखूँ इसी के पैरेलल में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, डायरेक्शन में चेंज नहीं आना चाहिए, और उसके पैरेलल आप उठा के नहीं चाहिए। देखो, ये भी ए है, ये फ्री वेक्टर है, सेम रहेगा। हाँ, ये कोई वेक्टर बी है, तो ये इसी के, देखो इसी के पैरेलल बी, तो ये फ्री है। इसकी जो दुम है ना, जो टेल है, वो कहीं पर उसको फिक्स नहीं है। ठीक है, वेक्टर की एक होती है, एक वेक्टर की ये हेड कहलाता है, और ये टेल कहलाती है। ठीक है, तो इसकी टेल कहीं फिक्स नहीं होती। जैसे ये ओरिजिन है, आ, कहीं से फिक्स। ठीक है, तो एक, अगर मैं ये बनाता हूँ, ये कोई वेक्टर है, तो इसी के पैरेलल में ड्रॉ करूंगा मैं, दिस इज अ फ्री वेक्टर। सही है, डायरेक्शन में फर्क ना हो, उसको आप उसके पैरेलल ड्रॉ करते जाओ। इज दैट क्लियर? जी, फ्री वेक्टर्स, अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल, उसको आप उसके पैरेलल डिस्प्लेस करो, और किसी पॉइंट पर भी इसको आप ड्रॉ कर सको, वो कहलाता है फ्री वेक्टर। जैसे ये एक्स वाई जेड एक्सिस में मैंने आपको ए एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर का फ्री वेक्टर, तो इस वेक्टर एक ही है, बट इसको आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये है, इसको मैं इसी के पैरेलल, ये देखो पैरेलल में, यहाँ आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। छोटा बड़ा नहीं कर सकते, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, बट उसके पैरेलल आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। देख रहे हो ना कि इसकी जो टेल है, वो सब उसी के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो। अगर कोई वेक्टर ऐसे होता, तो उसके पैरेलल में फिर बिल्कुल उसकी टेल से पॉइंट यहाँ पर आता, और ये यूं आप इसको, ये फ्री वेक्टर है, दिस इज फ्री वेक्टर। ये वेक्टर एक ही है, इसको मैं नाम सी देता हूँ, तो ये सब, ये सी बेसिकली एक ही है, बस इसको आप कहीं पर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो फ्री वेक्टर की बात ये है। इज दैट क्लियर नाउ? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तैयबा बेटा क्लियर है? सो फर्स्ट टाइप क्या है? फ्री वेक्टर, अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, उसी के अपने 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 सेल के साथ इसको आप डिस्प्लेस कर सको, और किसी पॉइंट पर भी इसको आप ले जा सको, तो वो कहलाता है फ्री वेक्टर। ठीक है, हाँ मतलब कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो पैरेलल का मुराद ये, फिर वो यहाँ यूं यूं ही बनेगा ना बेटा। अब ये जो बी है, इसको आप यहाँ तो ड्रॉ नहीं कर सकते,
ये दिस इज नॉट बी, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है ना, इसको आप पीछे ले गए हो। दिस इज नॉट बी। तो पैरेलल का मतलब ये है कि ये यहीं चलेंगे, अगर आप देखो तो इसी में ड्रॉ कर सकते हो आप, इसी रेंज में। ठीक है। और अगर इसको मैं जो मैंने सी बनाया, तो आप इसी रेंज में ड्रॉ कर सकते हो आप। ठीक है। नाउ क्लियर। चलें, वेरी गुड। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की, जो कि है पोजीशन वेक्टर। जैसा कि आपको नाम से ही शो हो रहा है, ये पोजीशन बताता है, और पोजीशन बताने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। लाइक मैं पूछता हूँ बेटा, आप मुझे बताओ बेटा, आपके घर के पास कोई हॉस्पिटल है? तो आप अपने घर के रेफरेंस से या कहीं रेफरेंस से आप मुझे बताओगे सर, आप वहां से ना, वहां पर हॉस्पिटल है, तो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, तो इट इज अ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट डिफाइंस द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, किसी स्पेस पर पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। तो देखो, ये ओ एक रेफरेंस पॉइंट है, पी ये कोई पी पोजीशन है। तो ये आपको क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। ठीक है। मैं कहता हूँ ये पोजीशन है, तो इस रेफरेंस से मैं ओ से मैं ड्रॉ करूंगा, तो ये वेक्टर है, तो आप ड्रॉ करते हो। ठीक है। दिस इज ओपी। ओपी बेसिकली ये ए ही है। ठीक है। इसको आप फ्री ड्रॉ नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे, इसको आप यूं करके बोलो सर यहाँ से मैं यूं ड्रॉ कर दूं, तो नो, इसको आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। ये ओरिजिन से इसको आप ड्रॉ करते हो। अमूमन पोजीशन वेक्टर भी कहा जाता है। क्लियर है? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? कोई प्रॉब्लम इसमें? चले, वेरी वेल डन। तो पहला फ्री हो गया, दूसरा पोजीशन हो गई हमारे पास, एंड उसके बाद हमारे पास जो है नल वेक्टर। नल वेक्टर भी एक वेक्टर ही होता है। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। अ नल वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो। ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। ठीक है। मतलब कि कुछ नहीं होता। जैसे फोर्स में कहता हूँ बेटा, 0 न्यूटन फोर्स है, तो आप बोलेंगे सर फोर्स है ही नहीं ना, ऐसा मतलब ये है। तो अ नल वेक्टर हैज नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और इट में हैव एनी डायरेक्शन, या कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। जनरली अ नल वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फिर इससे मुराद क्या है कि सर जब इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, तो फिर आप इसको कह ही क्यों रहे हैं? इससे मुराद बेटा ये है कि जैसे एक गाड़ी है। ठीक है, अब इस गाड़ी पे देखो, इस गाड़ी पर धक्के लगा रहे हैं। अ, ठीक है, एक बंदा यहाँ से धक्का लगा रहा है, और एक बंदा यहाँ से। ये समझो, मैं कहता हूँ इस तरफ धक्का लगा रहा है, और ये इस तरफ धक्का लगा रहा है। ये इस तरफ से 10 न्यूटन से लगा रहा है, ये इस तरफ से 10 न्यूटन से लगा रहा है। अब गाड़ी पर फोर्स तो लग रही है, बट रिजल्टेंट जीरो है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है गाड़ी पर फोर्स लग रही है, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर हवा का पता नहीं कितना ज्यादा दबाव है। ये दबाव ना हो तो हम लोग फट जाएं। हम लोग अगर स्पेस में जाएंगे, तो हमारा जिसम बॉडी फट जाएगी, बिकॉज सो मेनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी हैव। ठीक है, ऑन आवर बॉडी। सो रिजल्टेंट जीरो होता है। या इसकी मिसाल देखो, जैसे ए है 2 मीटर टूवर्ड्स, या आप कह लो राइट, राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, और ये 2 मीटर है टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है। सो अगर मैं इसको निकालूं, तो आप मुझे बताएं क्या आंसर आएगा। ये 2 है, प्लस, चूंकि डायरेक्शन चेंज है तो माइनस आ जाएगा, -2। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू बेटा आ जाएगी 0, 0 मीटर। तो उसको आपने कुछ यूं समझना है। ठीक है। लाइक एक बिल्ड किसी जगह पर एक बिल्डिंग थी, अब वो बिल्डिंग डिमोलिश हो गई, टूट गई। तो आप बोलेंगे यार यहाँ पर एक बिल्डिंग हुआ करती थी, अब वो नहीं है। ठीक है। इस तरीके से आपने इसको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? तो ये थर्ड टाइप हमने पढ़ ली नल वेक्टर की। अब हम जरा बात करते हैं स्टूडेंट्स,
वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से, किसी नंबर से अगर मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है और इस वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अगर मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। अगर ये है तो ये 2a हो जाएगा, ठीक है। देखो, इससे डबल हो गया ना। और अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये डबल ही होगा, बट उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई वेक्टर ए है, अगर आप उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको आप NA सिंपली लिख सकते हो, सही है। तो उसका एन टाइम उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि ये वेक्टर है कोई, ये कोई बी वेक्टर है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1 2 3, 3 गुना इसका जो है वो मैग्नीट्यूड। तो इसलिए अगर आप कोई भी नंबर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसका जस्ट मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जी, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वेक्टर्स को साथ अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो, लाइक ये वेक्टर ए है कोई, ठीक है। तो मैं इस वेक्टर से कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, लाइक मैं आई वांट टू मल्टीप्लाई 2 बाय, क्या हो रहा है, चलिए दोबारा, ठीक है। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ये ए था एक नंबर, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2a हो जाएगा, ठीक है, 2a। सो 2a क्या होगा, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये, सॉरी सॉरी, ठीक है। आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई 2 बाय वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2a से मुराद ये है कि इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। अभी ये इतना था, तो अब ये इसका डबल, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन इसकी वही रहेगी। लेकिन अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी भी वो डबल ही हो जाएगा, बट उसकी डायरेक्शन अभी राइट के बजाय लेफ्ट हो जाएगी। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर आता है तो उसको आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है। इसकी मिसाल हमारे एग्जांपल हमारे सामने है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, आपने मैट्रिक में पढ़ी होगी। इसकी एग्जांपल है मोमेंटम की, ठीक है। अगर आपने मोमेंटम पढ़ा हो, जिसको आप लोग पी से शो करते हो, पी से, ठीक है। मोमेंटम को पी से हम लोग शो करते हैं। मोमेंटम बाय द वे द वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम का फार्मूला आपको याद होगा, मैस इनटू वेलोसिटी था, ठीक है। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज मैस एंड दिस इज वेलोसिटी। ये मैं सब डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, परेशान ना हो, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये इसकी एग्जांपल है कि आपने मैस को सिंपली वी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बस क्या होता है कि वो उसका मैग्नीट्यूड उतने उतने टाइम बढ़ जाता है, बस ये याद रखो। लाइक अगर ये कोई, मैं दोबारा से एग्जांपल दूं कि ये कोई वेक्टर है बी, ठीक है। मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ट्रिपल हो जाएगा, 1 2 3, 3 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं -b से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर वो बढ़ेगा 3 गुना, लेकिन डायरेक्शन उसकी उल्टी हो जाएगी, -3 भी, ठीक है। इज दैट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है। तैयबा आपको बेटा, ईशा आपको भी। ईशा, चले वेरी गुड। और डिवाइड का क्या सीन है, डिवाइड से तो अगर डिवाइड से देखा जाए ना, अगर डिवाइड की बात की जाए तो डिवाइड में आपने क्या करना होता है, मैं कहता हूँ कि वेक्टर ए है, तो अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आधा हो जाएगा ना बेसिकली। ये आपने ये a/2 है, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। बट इसको आप लिखते कैसे हो, वेक्टर में इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मुझे n से डिवाइड करना है, ठीक है। आई वांट टू डिवाइड बाय, सॉरी, m से। मुझे एक m कोई नंबर है, m एनी एनी नंबर, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि यार m m बराबर है 1/m के, ठीक है। डिवाइड ऐसे ही होगा। तो अब n से मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इसको एन इंटू ए कर दूंगा। अगर आप एन की जगह वन अपॉन एम पुट करो तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ए अपॉन एम ही बन जाएगा। तो अब हम अपनी आसानी के लिए इसको यूं कर लेते हैं कि वन अपॉन एम को हम एन एन बोल दें, पर एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो रूल वही है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने इसको टू से डिवाइड किया, तो ये देखो इसका मैग्नीट्यूड हाफ हो गया। अगर इसको मैं माइनस टू से डिवाइड करूंगा तो डायरेक्शन खाली उल्टी हो जाएगी, बाकी ये हाफ ही हो जाएगा। या यूं समझ लो कि वन अपॉन टू को आप कह दो कि कोई और कह दो, ठीक है। ये लिखने का तरीका है बेटा, समझना है इसमें थोड़ा सा आपको, यूं समझना है कि देखो, दोबारा समझा रहा हूं मैं कि मुझे ना एम से डिवीजन का, आपने वेक्टर को डिवाइड डिवाइड करना है, तो मुझे, मैं चाहता हूँ मुझे एम से डिवाइड करना है। तो सिंपल तरीका तो ये होगा कि मैं एक वेक्टर ए को एम से डिवाइड कर दूं। ठीक है, एम से डिवाइड कर दूं, सही है। ए को मैंने एम से डिवाइड कर दिया, सही है। लाइक अगर आपके पास मिसाल ये वेक्टर ए है, तो मैं इसको टू से डिवाइड करना है, तो मैं इसको आ, ये इसका टू से डिवाइड कर दिया, तो आप देख सकते हो ये हाफ हो गया, आधा हो गया ना। और अगर माइनस टू से डिवाइड करोगे तो ये माइनस ए अपॉन टू हो जाएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसी को उन्होंने क्या, अब इसको ना थोड़ा सा उन्होंने चालाकी की है। मैं इसको जो एम है, मैं इसको वन अपॉन एम इंटू ए लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ए जब वन से मल्टीप्लाई होगा दोबारा ए अपॉन एम बन जाएगा। और इसको फिर उन्होंने वन अपॉन एम को कोई नंबर एन बोल दिया है, ताकि यार वो हमारा, हमें हमारे लिए मुसीबत ना बने, बस सिंपली उन्होंने चालाकी की है। बाकी आसान है इसे। अब क्लियर है? अब क्लियर है बेटा तैयबा? बस ये आप इसको ये याद रख लो। ठीक है, देखिए बच्चा, एक बार फिर मैं कहता हूँ कि डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय नंबर्स। अब नंबर्स मैं कहता हूँ मैंने एम से डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड, ये कोई वेक्टर ए है, मैंने इस वेक्टर को डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिवीजन जैसे मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई कर दिया था, डिवाइड में आप इसको डिवाइड कर दोगे एम से। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चा? यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब देखो मैंने इस एम को आप अगर मैथमेटिकली देखो तो वन अपॉन एम लिख सकती हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम? जब ए दोबारा वन से मल्टीप्लाई होगा दोबारा ए अपॉन एम बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा क्लियर है? जैसे बेटा ए अपॉन बी होता है, ए अपॉन बी होता है, तो इस आपको इसको अपना वन अपॉन बी इंटू ए लिख सकते हो। दोबारा से ए वन से ए वन जार ए हो जाएगा, ए अपॉन बी बन जाएगा, ठीक है। अब बस उसने 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 चालाकी क्या की है, बस आपको समझाने के लिए, इसमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं है ना, ये कहाँ माना है, आप ध्यान में रख लो। इस वन अपॉन एम को नाम दे दिया है एन का। बस इसको आपने एन समझ लेना, इसको नाम दे दिया एन का, एन इंटू ए, बस। यहाँ पर एन किसके बराबर है? वन अपॉन एम के बराबर है, बस। आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आसानी के लिए ना भी दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एन का मतलब ये कि यहाँ पर वन अपॉन एम लिखा हुआ है, बस। और आप यहाँ देखो, अगर मैं इसको टू से डिवाइड करता हूँ, ये वेक्टर ए है, अगर मैं इसको टू से डिवाइड करता हूँ तो ये ए बाई टू बन जाएगा, आधा रह गया ना। अगर माइनस से डिवाइड करता हूँ तो माइनस ए बाई टू बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं आज, और होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।